हेलो दोस्तों, हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस केमिकल इक्वेशन से हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो इस केमिकल इक्वेशन से अभी ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अभी इतना ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन इस केमिकल इक्वेशन में हम कुछ चीज़ें ऐड करके इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो इसमें हम ऐड करते हैं वो क्या करते हैं कि हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने उसका फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है, ये स्टेट लिख देते हैं हम लोग। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। एक्वस स्टेट का मतलब है कि उसको पानी में डिजॉल्व करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें अगर पानी ऐड करके उसमें डिजॉल्व करा के तब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाए तो हम लोग इसको एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड बोल देंगे। तो यही स्टेट अगर हम हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने लिख दें तो हमें केवल इतना ही नहीं पता चलेगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट करके क्या क्या बना रहा है, इसके अलावा ये भी पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जिंक है। जिंक एक मेटल है और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो यहाँ आप लोग ब्रैकेट में एस लिख देंगे हम लोग जिंक के ठीक सामने। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा नीचे में एस लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, एकदम बिल्कुल उसके सामने एस लिखना है। और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसको वाटर में डिजॉल्व करवा के फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। इसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो चूंकि इसको वाटर में डिजॉल्व करवा के इसका सॉल्यूशन लिया गया है, तो इसको हम लोग एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब आप इसको समझिए कि जैसे ये एक कंटेनर था, इसमें पहले से जिंक है और इसमें फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट ऐड किया गया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी है और साथ में वाटर भी है। तो जब ये ZnSO4 बनेगा तो ये भी तो उसी वाटर में रहेगा और उसी वाटर में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ZnSO4 का भी एक्वस सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेगा। और फिर हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो अब क्या हुआ कि हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने उसका स्टेट लिख दिए तो हमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने लगा। जैसे कि मान लीजिए ये नीचे वाला रिएक्शन है, ये आपको इसका स्टेट अगर मान लीजिए पहले से ऐसे लिखा हुआ रहता AQ, ये G, यहाँ पे S और यहाँ पे L, तो आप ये समझ जाते कि नहीं कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन लिया गया है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाया गया, तब जो फॉर्म हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब लिक्विड में जब भी सॉलिड फॉर्म होता है तो वो प्रिसिपिटेट बना लेता है और साथ ही साथ वाटर फॉर्म हुआ होगा जो कि लिक्विड है। तो इस आपको ये भी पता चल गया कि जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्टेट क्या है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। तो बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और ये स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। सॉलिड के लिए स्मॉल s लिखते हैं, लिक्विड के लिए स्मॉल l, गैस के लिए स्मॉल g और एक्वस के लिए स्मॉल a स्मॉल q। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट तो हम दिखा दिए, लेकिन इतना ही नहीं है। केमिकल इक्वेशन को हम लोग और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं और इंफॉर्मेटिव, आगे देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन बताया था जब चेंज इन टेम्परेचर बता रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता था इसमें रिएक्शन के दौरान कुछ हीट रिलीज होता था, और इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता था जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होता था। तो किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो भी हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला रिएक्शन, ये रिएक्शन भी मैं आप लोगों को करवाया था चेंज इन टेम्परेचर के टाइम ही, कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विक लाइम है, ये सॉलिड होता है, इसको हम लोग लेते हैं और उसमें वाटर डाल देते हैं।
वाटर डालते ही क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, और इसके साथ बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो अब देखिए, जो चीज़ रिलीज हो रहा है या जो चीज़ मिल रहा है हम लोगों को, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि जो चीज़ स्टार्टिंग में नहीं था लेकिन बाद में रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को मिल रहा है, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हीट नहीं था हमारे पास, इसको हीट हम लोग थोड़ी दिए थे, कैल्शियम ऑक्साइड था, उसमें पानी डाल दिए थे, लेकिन जो बना वो क्या बना, स्लैग्ड लाइम बना, और साथ साथ हीट भी निकला, यानी कि हीट निकल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसलिए हम हीट को प्रोडक्ट के साइड लिख रहे हैं, क्योंकि हीट प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, बाद में बन रहा है, शुरू में नहीं था। ठीक उसी तरह से ये भी एग्जाम्पल मैंने चेंज इन टेम्परेचर में लिया था कि जब कार्बन को जलाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना मतलब उसका कंबसन करना। तो जब कार्बन को जलाते हैं, आपने देखा होगा कि जब कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलता ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, आप यहाँ हीट भी लिख सकते हैं या सीधा आप लोग यहाँ एनर्जी भी लिख सकते हैं, या आप लोग हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट के साइड हीट या एनर्जी लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ कि हीट या एनर्जी जो है वो निकल रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये मीथेन गैस है CH4, इसका भी कंबसन हो रहा है, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, यहाँ पे देखिए वाटर लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, गैस के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन जल रहा होगा तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो वाटर गैस के फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ पे भी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। ठीक उसी तरह से ये जो है, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये जब हमारा डाइजेशन हो रहा होता है तो देखिए, रिस्पायरेशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारा कोई फूड है, जैसे कि चपाती हो गया, रोटी या पटेटो, ये सब जब लेते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से मिलके बना होता है। तो जब हम लोग O2 लेते हैं तो उन ग्लूकोज का एक स्लो कंबसन होता है, और उसके बाद वो CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है, और इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होता है। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं डाइजेशन या रिस्पायरेशन जो है वो भी हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है उसमें हीट रिलीज होता है, हीट फॉर्म होता है, इसीलिए हम हीट को प्रोडक्ट के साइड लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये दिखा रहा है कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है। अब वही अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस होता तो हमको हीट देना पड़ता, तो उसमें हम लोग हीट रिएक्टेंट के साइड लिखते। अच्छा, और आप लोगों को देखिए पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है इस इक्वेशन में, सबका स्टेट देखिए पहले से लिखा हुआ है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे मीथेन जो था वो गैसियस स्टेट में था, ऑक्सीजन भी जो था वो गैसियस स्टेट में था, और इसका जो प्रोडक्ट बना है वो भी दोनों गैस है, यानी कि यहाँ पे स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। वहीं ऊपर वाले रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, और प्रोडक्ट जो बना है वो एक्वस सॉल्यूशन बना है। तो वही नीचे लिखा हुआ है कि इक्वेशन में जो है वो हम लोग उसका हीट चेंज भी दिखा सकते हैं कि उसमें हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है या रिलीज हुआ है, और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है या हीट इवॉल्व होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि ये चारों रिएक्शन जो था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल था। अब हम लोग कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस को देखेंगे। अब हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, लेकिन ये दोनों रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं बना लेते हैं? ये रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं वो हम लोग समझते हैं। मैंने आप लोगों को बॉन्ड का थोड़ा बहुत आइडिया फर्स्ट लेक्चर में दिया था, और मैं आपको बॉन्ड डिटेल में 3rd चैप्टर जो है अपना मेटल एंड नॉन मेटल उसमें पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग इतना समझिए कि नाइट्रोजन जो है वो N2, यहाँ पे 2 N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन में 2 O के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो नाइट्रोजन में 2 N के बीच जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ऑक्सीजन में जो 2 O के बीच डबल बॉन्ड है ये भी ब्रेक होता है, और फिर ये नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तभी तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। ये सारी बातें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि रिएक्शन में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, हीट एनर्जी की। लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट एनर्जी दिया जाता है, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये रिएक्शन हो पाता है।
तो इसीलिए ये रिएक्शन करवाने के लिए हमको यहाँ पर हीट एनर्जी देने की जरूरत है। तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में आ गया। यहाँ पे लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक का हीट देना पड़ता है हम लोगों को। तो उसी तरह से अगला रिएक्शन है हमारा। अगला रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड एक ही रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, और प्रोडक्ट में देखिए 2 प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्टेंट जो है वो टूट रहा होगा और तब ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसा जितना भी रिएक्शन होता है इसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्टेंट का टूटना, रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा सब में तोड़ने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी हम लोग हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी। हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और एनर्जी हम लोग डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं। तो एक बात आपको क्लियर हो गया कि जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मींस जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक हो रहा है, वो सारा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, उसमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। और ये हम लोग डिटेल से डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी आएगा, वहाँ हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने का हम लोगों ने 2 तरीका देख लिया है। पहला तरीका था जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने उसका स्टेट लिख देते थे, और दूसरे तरीके में हम लोग ये भी बता देते थे कि इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट रिलीज हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। अब हम लोग तीसरा और आखिरी तरीका देखेंगे कि इसको और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप स्टेट लिखा हुआ है पहले से। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट एक है KClO3 और इससे 2 प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये जो है ये डिकम्पोज हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये जब डिकम्पोज हो रहा है मतलब यहाँ पे हीट का जरूरत होगा। तो यहाँ पे हम लोग हीट लिख सकते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और हीट ना लिख के हम लोग यहाँ पे डेल्टा का साइन भी एरो पे लगा सकते हैं, ये हीट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डेल्टा का साइन है ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हीट लिखने के बदले आप यहाँ पे डेल्टा साइन भी बना सकते हैं। साथ ही साथ कई रिएक्शन को करवाने के लिए वहाँ पे कुछ कैटलिस्ट का जरूरत होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोग बस इतना समझ लें कि जिसके मौजूदगी में रिएक्शन हो या रिएक्शन का रेट बढ़ जाए उसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। वो जनरली आपको एरो के ऊपर या नीचे लिखा हुआ होगा। तो किसके प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रहा है वो भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। तो वो जो टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन है वो भी हम लोग इस एरो पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाया गया और मिथेनॉल बन गया, इसका नाम मिथेनॉल है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। तो मिथेनॉल का जो फॉर्मेशन है वो 300 atm के प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होता है, और यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन भी लिख सकते हैं। मतलब सीधा समझिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जिस कंडीशन या जिस केमिकल के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करवाया जा रहा है वो चीजें आप लोग एरो पे लिख के रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब ये देखिए हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और साथ ही साथ वाटर से उसका रिएक्शन होता है, तब जाके प्लांट अपना फूड तैयार करता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सनलाइट का जरूरत होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्लोरोफिल भी उसके लीव्स में होता है, तभी जाके फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस को होने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना जरूरी है, तो उसको हम लोग इस एरो पे लिख देते हैं। तो रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग 3 चीजें करते हैं। पहला बात ये बताते हैं हम लोग कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस आता है। दूसरा बात हम ये दिखाते हैं कि रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट रिलीज कर रहा है, इससे हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आइडिया लगा लेते हैं। उसके बाद तीसरा और आखिरी हम लोग ये दिखा देते हैं कि ये रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, वो हम लोग एरो के ऊपर लिख देते हैं। वहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो किस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में हो रहा है ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो हीट ले रहा है वो रिएक्शन, तो वहाँ पे डेल्टा का भी साइन बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। धन्यवाद।